नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे विज्ञान में ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। प्रश्न नंबर 3 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी जो है, इससे खाना नहीं बनाया जाता है, और एलपीजी से खाना बनाया जाता है, बायोगैस से खाना बनाया जाता है, कोयला से खाना बनाया जाता है। सीएनजी से यानी कि छोटा 4 चक्का 3 चक्का वाला गाड़ी चलता है, कोई भी गाड़ी चलता है सीएनजी गैस से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है, बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यानी शादी ब्याह में आप देखे होंगे कि जनरेटर रहता है, और जनरेटर के आगे जो डायनमो लगा हुआ है उसी का नाम है डायनमो। वह यांत्रिक यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होता है, घूमने वाला। तो वह घूम 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 के क्या करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे पंखा हो गया, विद्युत ऊर्जा उसके तार के माध्यम से जाता है, अब विद्युत, और वो क्या करता है, विद्युत मोटर लगा रहता है उसमें, विद्युत मोटर उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में दुर्घटना होता है, यानी आग लग जाना या तार जल जाना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। 7 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कमेंट में। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। अब देखिए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है? खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खारिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अगला प्रश्न देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्ल कहते हैं।
किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। पारे का अयस्क है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन सी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी है सिनेवार। तो पारा हो जाएगा सिनेवार। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिनेवार। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेवार। अगला प्रश्न देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समयावी, समयायावी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। H2SO4 HCl HNO3 सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो 7, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। और अगर वर्ग यानी समूह पूछता तो 18। अब जीव विज्ञान देखिए, बायोलॉजी। रक्त का थक्का बनना में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त विवाणु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो रक्त विवाणु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है, नेफ्रॉन। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण, विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, विसरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंद करने के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन डी सभी। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए। मस्तिष्क यानी दिमाग सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंद के लिए होता है और शरीर का संतुलन बनाए के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न देखिए, पराकोष में होता है। पराकोष में होता है प्रागनक। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रागनक। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क यानी कि 18 साल जिसका पूर्ण गया है, 18 साल जिसका पूर्ण गया उसको वयस्क कहा जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत। 32 दांत होते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं आत्मद्वीप वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं, किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पौधे एवं मृदा, पौधे एवं मिट्टी, पौधे एवं मृदा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदे जल में, ऑप्शन सी खरा जल में, ऑप्शन डी मृत जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन है, याद रखिएगा हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूरॉन। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आमाशय में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में पाई जाती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव रक्त जो होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन। जल का परिवहन, जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधे में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है, अस्थि मज्जा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू होता है, प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 का संबंध है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा।
ऑप्शन नंबर डी सही है। आभासी तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आभासी तथा सीधा, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर बी सही है, हमेशा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल से, ऑप्शन बी अवतल से, ऑप्शन सी उत्तल से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी तुरंत बताए हैं, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप है ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लेटिनम। कार्बन के अपरूप है हीरा, ऑप्शन नंबर ए सही है, हीरा। और एक अपरूप होता है कार्बन का, दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहां अभी आपका क्या है? हीरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एम्पियर। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती हैं? हम लोग जो बोलते हैं या लाउड स्पीकर बजता है, डीजे बजता है, तो उसका जो आवाज यानी ध्वनि निकलता है तो किस दिशा में गमन करती है? रैखिक, क्षैतिज, लंबवत या परवलयाकार? तो लंबवत, ऑप्शन नंबर सी सही है, लंबवत। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? लंबवत, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? प्राश्रव्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी अंडा का जो छिलका होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? यानी ये मनुष्य में, मानव जब भोजन करता है तो उसमें सबसे ज्यादा लोहा किस चीज में, किस में पाया जाता है? चावल में, जौ में, बाजरा में, हरे पत्तेदार सब्जी में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? हरे पत्तेदार सब्जी में, ऑप्शन नंबर डी सही है, हरे पत्तेदार सब्जी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कांसा तांबा और तथा टीन, तांबा और टीन या तथा बोलिए। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा टीन का, ऑप्शन नंबर सी सही है। कांसा जो बना होता है तांबा और टीन का बना होता है।
मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 25 सेमी होती है। यानी आंख के आप 25 सीएम की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे तो आपको वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगर आप 25 सीएम से कम कर देंगे, धीरे धीरे आंख में सटाते जाएंगे, आंख के पूरा करीब ला लेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा। जब वह 25 सेमी की आंख से न्यूनतम दूरी होगा तो साफ साफ दिखाई देगा। और अगर पूछता कि मानव नेत्र की स्पष्ट अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अनंत होगा, अनंत। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, पिटवा लोहा। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? यानी मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराइटिक्स को। ऑप्शन बी सही है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है, परावर्तन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम का तार हीटर में बना रहता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी लालटेन, लालटेन हो गया, दिया हो गया, जिसमें बत्ती से जलाया जाता है, तो बत्ती में कैसे तेल ऊपर चढ़ता है? केसवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? CO2। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है CO2। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन को यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन ख सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहान्कू कहां के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जो भी जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी ताना में, ऑप्शन सी फूल में, ऑप्शन डी पत्तियों में। आप बिल्कुल सही सोचे हैं, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आपको कहीं कहीं यहां पर दोस्तों वर्ण होगा, यहां पर हरित लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क में। अल्पकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? अल्पकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स वाई, और स्त्री में पाया जाता है एक्स एक्स। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2। पीत कहां से स्रावित होता है? पीत कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी आमाशय से। पीत कहां से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? जस्ता का, सीसा का, तांबा का, कार्बन का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ते का। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? सीसा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है? लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात। ऑप्शन नंबर डी सही है, इस्पात। डायनमो प्रवर्तित करता है? डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी सही है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? बैगनी रंग में। ऑप्शन बी सही है, बैगनी रंग। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन ए सही है, निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकीर्णन के कारण।
समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी तेल दिया लालटेन लैंप में जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ के जो जलता है किसके कारण? तो केशवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, केशवित के कारण दीप में तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में, केशवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है। सुपोषण होता है। ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधे में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी एस्ट्रोम्बो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हरित लवक। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तब आप पत्ती लगा सकते हैं, यानी पत्ता लगा सकते हैं। जब हरित लवक रहेगा तो हरित लवक को ही टिक लगाइएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, और प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है सुबह और शाम, क्योंकि उस समय लाल प्रकाश रहता है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक में होता है। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तो पत्ती टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सोचिए, आप भी एक जीव है, तो कौन सी क्रिया आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि हमेशा के लिए है आपके जीवन में? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलना। तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सांस लेना, श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक। कवक का इष्ट एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी इष्ट क्या है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्यूबन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। दही के जमने में क्यूबन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कॉर्लीफॉर्म है एक जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल होता है उदासीन, और उदासीन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, और 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय। तो उदासीन होता है स्वच्छ जल, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है?
8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही सोचे थे आप, ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1985 में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा 1970 के आसपास हुआ था। इसमें सही एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1970 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तावा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आप 70 लगा दीजिएगा टिक में, अगर यदि, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 71% विश्व में जल है, 71%, और 29% जो है कि भूमि है। 29% क्या है? भूमि है, और 71% क्या है? जल है, पूरे विश्व में, पूरा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर 70 लगा दीजिए, 71 होता है आसपास। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी तुरंत बताया है टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मसादा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? हाँ, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन होगा यहां पर, ठीक है, प्राकृतिक चयन हो गया है, यहां पर चयन होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखिएगा कि प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने दिया था। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए। ये तीनों अगर ऑप्शन में है तो तीनों होगा, और इन तीनों में से कोई एक है तो सही हो जाएगा। चाहे डीएनए रहे तो भी सही होगा, प्रोटीन्स रहे तो भी सही रहेगा, आरएनए है तो भी सही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तीनों हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये तीनों रहेगा, अगर तीनों साथ में है तो तीनों सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। ऑप्शन नंबर ए सही है, डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर
ए सही है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल को हानि कौन पहुंचा रहा है? सीएफसी। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। नेत्र के आंख के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार किसके जैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के सुग्राही नहीं है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दृष्टिपाटल। दृष्टिपाटल पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपाटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र सामान्य आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरोध समान रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, कोयला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है। पहला तो आप सभी जान गए कि कोयला होता है और दूसरा पेट्रोलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। कौन कौन? कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। सही हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2.5% होता है। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भ्रूण का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अप्टल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कांच में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न है ईंधन है। ईंधन है तो ईंधन है सीएनजी गैस है, ये भी हो जाएगा। एलपीजी ये भी हो जाएगा। लकड़ी ये भी हो जाएगा। इनमें सभी ईंधन है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ईंधन है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म किसे कहता है? जो जमीन के अंदर से पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म यानी कि लाखों वर्षों से जो जमीन के अंदर में रह करके ईंधन बन जाता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ए बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें संयोजक बंधनों की संख्या है तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 9। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर डी सही है, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। याद रखिएगा कितनी होती है? 4। ये रहा यहाँ पे प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंध्र द्वारा जड़ की सतह से वतन रंध्र से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए क्यूबन क्रिया पाई जाती है। तो क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है सिर्फ दिन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। इनमें तीनों हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु पूछा गया है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछता तो पारा होता, लेकिन वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला वो धातु ब्रोमीन, वो धातु नहीं रहेगा तब पारा होगा। अगला प्रश्न देखिए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7।
दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम, सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78%। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य प्रकाश। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CaO। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। ऑप्शन नंबर बी सही है, काला। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो यह तो समतल होगा या उत्तल होगा, यानी कि यह तो समतल अथवा उत्तल में किसी वस्तु, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश के अपवर्तन के। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? तो हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के बनाने रखने के लिए और सोचने के लिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपचयन। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ऑप्शन नंबर सी सही है, फल। अगला प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में X और X, यानी कि स्त्री में XX गुणसूत्र मिलते हैं और पुरुष में X और Y गुणसूत्र मिलते हैं। अगर पुरुष और महिला, ये महिला में गुणसूत्र मिलता है XX और पुरुष में
एक्स वाई। अगर पुरुष का वाई और महिला का तो एक्स ही आएगा, यानी कि वाई एक्स मिलने के बाद क्या होता है, लड़का। अगर यदि पुरुष का एक्स और महिला का तो एक्स ही दोनों है, दोनों आएगा, तो एक्स एक्स मिलने के बाद क्या हो जाएगा, महिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपका एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स एक्स, और अगर पुरुष में पूछता तो वाई एक्स होता। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आमीटर से धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को, यानी धारा को मापा जाता है आमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, आवेश का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल। अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलॉम। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है, तो एक जूल बटे कूलॉम। एक जूल बटे कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जूल प्रति कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कितना दूर प्रश्न चल गया कैसे, तो चलिए देखिए, पहले देखिए प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, थोड़ा धुंधला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आगे ठीक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए अभी तुरंत हो चुका है, लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा, टेस्ला और अरस्टेड। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका, आवेश का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है, तो यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है, यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है, तो 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है इनमें से। निम्नलिखित ऑप्शन जो दिया गया है इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है, तो सोने की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79।
अगला प्रश्न है, और सोने का संकेत होता है Au, चांदी का संकेत होता है Ag। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है तो 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट से, ऑप्शन नंबर बी सही है, शॉर्ट सर्किट। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्मीय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? तो यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, यानी कि गर्मी वाला तार में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटे I, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।